इजरायल और ईरान के बीच में युद्ध की वजह से भारतीयों पर जो असर पड़ रहा है उसको लेकर के भारत सरकार ने तमाम एडवाइजरीज इशू की हैं, तमाम स्टेटमेंट्स, हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। सिंदूर नहीं है, सिंधु है। और ऑपरेशन सिंधु एक ऑपरेशन है जिसमें ईरान में जो भारतीय हैं उनको वापस हिंदुस्तान लाने के लिए एक पूरी व्यवस्था रहेगी। इसको लेकर के अब कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। ये डिटेल्स क्या हैं और जब ये सब हो रहा था इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे कमेंट्स क्या हैं जो कुछ लोगों ने दे दिए हैं जो भयंकर रूप से विवादास्पद हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आइए एक एक करके आपको बताते हैं सारी डिटेल्स। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान। 18 जून 2025 की प्रेस विज्ञप्ति है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, विदेश मंत्रालय की। वो कहते हैं कि इन व्यू ऑफ द डिटीरियोरेटिंग सिचुएशन एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड ईरान, जो मौजूदा परिस्थिति है ईरान और इजराइल के बीच में, जिस तरीके की लड़ाई चल रही है और वो और ख़राब ही होता जा रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकिंग वेरियस स्टेप्स। भारत सरकार बहुत कदम उठा रही है पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तान में जो ईरान में जो हिंदुस्तानी हैं उनको लेकर के। ये स्टेटमेंट आगे कहता है, एक पहले कदम की तरह भारत का जो राजदूतावास है, इंडियन एम्बेसी, उसने 110 भारतीय छात्रों को नॉर्दर्न ईरान से इवैक्यूएट किया और उनको आर्मेनिया में शांतिपूर्ण तरीके से उस रास्ते से उनको निकाला वहाँ से 17 जून 2025 को। ये छात्र जो हैं ये ट्रैवल कर रहे हैं आर्मीनियन कैपिटल येरेवान को और सुपरविज़न है इसमें ईरान और आर्मेनिया में जो हमारी मिशन है उनके सुपरविज़न में ये ट्रैवल कर रहे हैं। ये छात्र येरेवान से एक स्पेशल फ़्लाइट से 2:55 पर 18 जून 2025 को नई दिल्ली में आएंगे। 18 जून मैं आपको बता दूं आज ही है जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो 2:55 की फ़्लाइट पर वो रवाना हो गए नई दिल्ली के लिए और 19 जून 2025 को वो दिल्ली लैंड करेंगे एज पार्ट ऑफ द इनिशियल स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन सिंधु, यानी कि इसी को ऑपरेशन सिंधु कहा जा रहा है। The government of India is grateful to the governments of Iran and Armenia for the smooth facilitation of the evacuation process, कि हम शुक्रगुजार हैं आर्मीनिया और ईरान की सरकार का कि वो इस पूरी प्रक्रिया में हमारी मदद कर रही है। भारत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है हिंदुस्तानी नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, और क्योंकि ये एक ऑन गोइंग ऑपरेशन है इस वजह से भारत की जो एम्बेसी है ईरान में वो बहुत सारे छात्रों को, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को, इंडियन नेशनल्स को ये कह रहा है कि वो ऐसे इलाकों में आ जाएं जहां पर हॉस्टिलिटीज़ कम हैं, जहां पर दिक्कतें कम हैं। मूविंग फ्रॉम एरियाज सीइंग इंक्रीज हॉस्टिलिटीज़ टू रिलेटिवली सेफर प्लेसेस, वही चीज़ बात, एंड टू सब्सिक्वेंटली इवैक्यूएट देम यूजिंग द अवेलेबल एंड फीजिबल ऑप्शंस। जो भी हमारे पास ऑप्शन रहेंगे उसके आधार पर हम वो मदद कर दें। अगला पॉइंट है, भारतीय नागरिक जो ईरान में हैं उनसे ये कहा जाता है कि वो इंडिया की एम्बेसी जो तेहरान में है उसकी इमरजेंसी हेल्पलाइन से लगातार संपर्क में बने रहें। 24/7 कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश हो गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नई दिल्ली ने शुरू किया है। ये नंबर भी जारी किए हैं, मैं ज़रा उसको पढ़ दिए देता हूँ। +98 ईरान का कोड, 9128109115, +98 9128109109। व्हाट्सएप के लिए +98 9010445557, +98 9015993320, +91 ये हिंदुस्तान का नंबर है, 8086871709। बंदर अब्बास का भी नंबर है, जाहिदान का नंबर है, ईमेल दिया हुआ है cons.tehran@mea.gov.in। हेल्पलाइन जो हिंदुस्तान में हैं उनके भी डिटेल्स हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में जो विदेश मंत्रालय है उसने दे दी हैं। इन्हीं चीज़ों के साथ साथ मैं अब आपका ध्यान एक छोटी सी चीज़ और पर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये किस तरीके से अब ये पूरा मामला शायद राजनीतिक भी होता जा रहा है। हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी ईरान में हैं उनको लेकर के आप जानते हैं दो एक चीज़ें। एक तो सबसे पहली बात जो
हिंदुस्तानी इजराइल में हैं उसको लेकर के जो स्टेटमेंट जारी किया था, उस स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली ये चीज़ लिखी गई कि आप जो इजरायली अथॉरिटीज़ हैं आप उनके हिसाब से जो वो बोलते हैं वो आप सुनिए और देखिए। और ईरान के केस में ये बोला गया कि हमारे संपर्क में रहिए और हेल्पलाइन, ये नंबर है, हेल्पलाइन उधर भी दिया है, लेकिन यहाँ और इजराइल और ईरान में ज़रा थोड़ी फ़र्क है। अब इस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी राजनीति भी हो रही है, और वो की है 17 जून 2025 को रात 8:40 पर स्वपन दास गुप्ता ने। कौन है स्वपन दास गुप्ता? पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट हैं, कंजर्वेटिव और नेशनलिस्ट अपने आप को बताते हैं, फॉर्मर एमपी हैं राज्यसभा के और मेंबर हैं बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव के। और उन्होंने एक ट्वीट किया, और मुझे ऐसे लगता है कि इस ट्वीट की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपका मकसद राजनीति हो तो लोगों की मुसीबत में राजनीतिक अवसर ढूंढने का प्रयास की तरह ही देखा जाएगा ये। और मैं इसको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत प्रबुद्ध वर्ग वाली बात उन्होंने बोल दी है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। क्या लिखते हैं वो ज़रा आप प्लीज़ स्क्रीन पर देखिए। इंडियन स्टूडेंट्स इन ईरान आर आस्किंग टू रिटर्न होम। ठीक है, मतलब भारतीय छात्र जो ईरान में हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें घर लेकर के चलो। द इंडियन अथॉरिटीज विल डाउटलेस रिस्पॉन्ड एंड गेट देम बैक। हिंदुस्तान की जो अथॉरिटीज हैं वो निसंकोच और निसंदेह जवाब देगी और इनको वापस लाएगी, जैसे कि अब आपने स्टेटमेंट में भी देख लिया, ऑपरेशन सिंधु उसका नाम है। एज हैज़ बिन डन अर्लियर ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। इससे पहले भी जब जब विवाद हुआ है तब हमने यही किया। गल्फ वॉर जब हुई थी आप याद कीजिए, उसमें इंडिया ने सबसे बड़ा एयर ऑपरेशन लॉन्च किया था, एयरलिफ्ट करके हिंदुस्तानियों को वापस लाने का, और हमको महारत हासिल है, हम ये करते भी हैं। फिर वो जो लिखते हैं वो है विवादास्पद बयान, क्योंकि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। I just have one question. What were these Indians studying in Iran? Can anyone enlighten me? मतलब आप ये सोचिए कि ये इस तरीके का बयान है कि मुझे एक ही सवाल पूछना है कि हिंदुस्तानी ईरान में जा करके कर क्या रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ऐसा क्या पढ़ रहे थे ईरान में, कोई मुझे ये चीज़ बताए। ये चीज़ उन्होंने बोली है। अब इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज की, जैसे कि अगर आप उन्हीं के ट्विटर में नीचे चले जाएं तो आप देखेंगे लोग तरह तरह की बात बोल रहे हैं, कुछ प्रोफेनिटीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, वो तो हम करेंगे नहीं भाई। लेकिन ग्रॉक महाशय से जब ये सवाल पूछा गया उन्हीं की फीड में, तो ग्रॉक कहता है इंडियन स्टूडेंट्स गो टू ईरान मेनली फॉर अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन। क्योंकि इस देश में आप अफोर्ड कर नहीं सकते, और दूसरी चीज़ अफोर्ड कर भी लेंगे तो आपको गारंटी नहीं है कि अच्छा कॉलेज मिले। तो वहाँ पर छात्र जाते हैं अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन के लिए हिंदुस्तान में, कॉस्टिंग 15 लाख रुपीज़ फॉर अ 5-year MBBS कंपेयर्ड टू 40 lakhs इन बांग्लादेश। इरानियन यूनिवर्सिटीज़ लाइक तेहरान एंड शाहिद बहेश्ती आर रिकग्नाइज्ड इन इंडियाज़ NMC, यानी कि आपका जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है वो इसको रिकग्नाइज करती है। स्वपन दास गुप्ता जी ये जान लें। फिर वो ये लिखते हैं अलाउइंग ग्रेजुएट्स टू प्रैक्टिस आफ्टर पासिंग द FMGE, यानी कि एक कोर्स होता है आप को यहाँ हिंदुस्तान आ करके फिर वो टेस्ट देना होता है, और उसके बाद फिर आप इंटर्नशिप करके नेचुरलाइज हो सकते हैं, नॉर्मलाइज हो सकते हैं। Cultural ties, especially for Kashmiri students and scholarships, also attract them. However, geopolitical risks like recent Israel-Iran tensions raise safety concerns, prompting some evacuations. अब आप ज़रा ये सोचिए, हिंदुस्तान से इतने सारे छात्र वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, हिंदुस्तान की जो एजेंसी है वो उसको रिकग्नाइज कर रही है, वहाँ से छात्र पढ़ करके आते हैं, यहाँ पर अपना कोर्स करते हैं। ठीक है, आप एक ऐसी चीज़ चाहते हैं कि लोग बाहर जा कर के पढ़ें ही ना, हिंदुस्तान में पढ़ें। हिंदुस्तान में वो एग्जॉर्बिटेंट फ़ीस कहाँ से लाएंगे? आप जानते हैं करोड़ों में जाती है MBBS पढ़ने की फ़ीस, और फिर वो छात्र यहाँ पर कोई गारंटी भी नहीं है कि उनको अच्छा कॉलेज ही मिले या ढंग से पढ़ाई ही हो जाए, और उस पर तो हम तमाम सीरीज़ कर चुके हैं। प्राइमरीली MBBS का कोर्स करने के लिए जाते हैं, और इस तरीके की हल्की बात करके स्वपन दास गुप्ता क्या साबित करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? और इस तरीके की अगर वो बात करेंगे तो क्या ईरान के साथ भारत के जो संबंध हैं, जो ईरान जिस तरीके की मदद कर रहा है ऐसे वक्त में, आप क्या ये बताना चाहते हैं कि जो छात्र हिंदुस्तान से ईरान जा रहे हैं दे आर पीपल ऑफ लेसर गॉड्स? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो क्या करने जाते हैं? या तो आप
आपको अर्ध ज्ञान है या ज्ञान ही नहीं है? ये तो एक बेसिक प्रिलिमिनरी अगर आप जांच करें या गूगल सर्च कर लें तो आप जान जाएंगे कि छात्र क्या पढ़ने जा रहे हैं या लोग क्या करने जा रहे हैं ईरान। दूसरी चीज़, जिस तरीके के कल्चरल टाइज फ़ारसी भाषा के हिंदी से, फ़ारसी भाषा की उर्दू से, फ़ारसी भाषा की कश्मीरी से और तमाम और भारत की भाषाओं से, फ़ारसी के कितने शब्द पंजाबी में हैं, हरियाणवी में हैं, वो जो कल्चरल टाइज़ हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके का कल्चरल टाइज़ इंडिया और ईरान में, आप सोचिए वहाँ पर ईरान में हिंदुस्तानी अगर जाते हैं तो वो या तो वो लोग बड़े खुश होकर के बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं, या फिर यहाँ तक कि आप उनकी जो फ़ारसी भाषा है अगर आप उसको भी बोलते हुए किसी को सुने तो आपको उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द लगेंगे कि अरे ये शब्द तो हम यूज़ करते हैं। सॉक्स को जैसे जोराब बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। मरीज़, ये सब फ़ारसी के शब्द हैं जो कि हिंदुस्तानी में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में इस तरीके की बात करना कि क्या करने जाते हो, ये हल्की बात नहीं है तो और क्या है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।